हाय माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आप लोगों को करवाने वाली हूँ कंप्लीट राइटिंग सेक्शन, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। आई नो राइटिंग सेक्शन बहुत वास्ट है, इसमें आर्टिकल्स, नोटिस, रिपोर्ट, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, बायोडेटा, रेज्यूमे, माय गॉड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और तुम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो फॉर्मेट्स को लेकर के, टेक्निक को लेकर के, और यहाँ पर अपने 18 में से ना कभी भी पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो। तो आज की इस वीडियो के देखने के बाद इस वीडियो के अंदर फॉर्मेट्स की भी क्लैरिटी मिल जाएगी, पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको सारे एग्जांपल्स भी देकर के समझाने वाली हूं, और आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको आपके पूरे 18 आउट ऑफ 18 स्कोर करने में कोई दिक्कत ना आए। ये वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 12 की ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज एंड स्ट्रैटेजीज एंड इंग्लिश का पूरा चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आता रहेगा। साथ ही साथ ये वीडियो मैंने ना बहुत छोटा सा रखा है, मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी बच्चे का अगर एग्जाम है और वो एग्जाम से पहले भी बैठ करके चाहे कि बहुत कम टाइम में कंप्लीट राइटिंग सेक्शन रिवाइज हो जाए, तो इस वीडियो से उसका वो पर्पस पूरा हो और उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो बेटा देखो, सिलेबस जो है वो तो तुम्हारा कुछ ऐसा है कि नोटिस भी है, आर्टिकल, रिपोर्ट, जॉब एप्लीकेशन, रेज्यूमे या बायोडेटा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नोटिस पे। अब ये नोटिस होता क्या है, देखो आपको समझना पड़ेगा, पहले हिंदी में समझ लो। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार नोटिस पढ़ा है, आपने जैसा उसको देखा है वैसा ही आपको अपने एग्जाम में आंसर शीट में बना करके आना होगा। अब नोटिस ना एक सूचना पत्र होता है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसमें कुछ ज्यादा लंबा कुछ लिखना नहीं होता, कट टू कट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, अब मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि तुम चलो किसी चमगादड़ स्कूल है तुम्हारे स्कूल का नाम, अब तुम उस स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारे स्कूल में गांधी जयंती सेलिब्रेशन होने वाला है और आपका प्रिंसिपल जो है वो आपको ये बताना चाहता है कि भैया उस दिन तुमको व्हाइट यूनिफॉर्म पहन करके आनी है सभी बच्चों को। तो उन्होंने एक नोटिस बना दिया। अब नोटिस में क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले जो भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल जो भी नोटिस को जारी कर रहा है, जो भी नोटिस को इशू कर रहा है, उसका नाम सबसे पहले आता है। चमगादड़ स्कूल है तो उसका नाम आ जाएगा। अगली जस्ट लाइन में आप सिर्फ नोटिस लिखते हो वहां पर और कुछ नहीं, फिर एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर 28 ऑफ सितंबर को ये नोटिस मैं छपवा देती हूँ या ये नोटिस जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है, वो बच्चों को उस दिन रिलीज कर दिया जाता है, तो आपको वो डेट लिखनी पड़ेगी कि 28 सितंबर को अगर ये नोटिस हम इशू कर रहे हैं तो 28 सितंबर लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद हेडिंग आती है। अब हेडिंग क्या होती है, हेडिंग बेटा देखो एक्चुअल में डेट लिखना आसान है, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन की डेट है वो लिख दो, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, स्कूल का जो नाम है वो भी क्वेश्चन से मिल जाएगा, और फिर नोटिस तो तुम लिख ही सकते हो। हेडिंग जो है वो आपको अपने आप से बनानी होती है। हेडिंग कैसे बनती है ना, हेडिंग जो है वो बेसिकली बेटा ये नोटिस किस बारे में है। अब भैया गांधी जयंती का सेलिब्रेशन है ना, और उस दिन हमें व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के आनी है, तो सिंपल है, गांधी जयंती सेलिब्रेशन लिख देंगे हम अपनी हेडिंग के अंदर। अब उसके बाद आप देखो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जहां पे आपको बताएंगे कि अच्छा ऑडिटोरियम में एक सेलिब्रेशन होने वाला है, व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के आनी है 2 अक्टूबर को 10 बजे। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती। और लास्ट में ना आपको जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस आया तो उनका नाम और सिग्नेचर देखने को मिलेगा। आपको सेम वही चीजें लिखनी है, और बेटा वही सारी चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो नोटिस बनेगा वो तुम्हारा एक बॉक्स के अंदर बनने वाला है, तो पेंसिल स्केल तुमको लेकर के जाना है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। बॉक्स नहीं बनाया तो तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट यहां पर सबसे पहले, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन ये नोटिस जारी कर रहा है उसका नाम, क्वेश्चन से मिल जाता है आपको इजीली। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल कोई लाइन नहीं छोड़नी, तुरंत बाद आप वहां पे हेडिंग में नोटिस ही लिख दोगे। हेडिंग मतलब दूसरी आएगी, लेकिन वहां पर आपको पहले जो भी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस जारी हो रहा है उसका नाम, और जस्ट नेक्स्ट लाइन में बिना कोई लाइन छोड़े नोटिस, कैपिटल लेटर में लिख दो नोटिस। ठीक है, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, साइड में डेट लिखनी है। डेट आप वो लिखेंगे जो आपको या तो गिवन होगी या फिर आप उस दिन एग्जाम की डेट ही लिख दो। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग क्या है कि भाई ये नोटिस किस बारे में। अब अगर सोचो क्रिसमस फेस्ट है आपके स्कूल में, क्रिसमस फेस्ट मनाया जा रहा है, एक फेयर रखा जा रहा है, ठीक है, और उस दिन बोला गया है कि आपको सब बच्चों को रेड एंड व्हाइट कलर के जो हैं वो यूनिफॉर्म अटायर में आना होगा, तो भाई ठीक है क्रिसमस फेस्ट के रिगार्डिंग है ना, तो क्रिसमस फेस्ट ही हमारी हेडिंग चली जाएगी। उसके बाद एक्चुअल में बॉडी आती है, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब बॉडी, नोटिस में आप क्या लिखने वाले हो, बाकी की डिटेल्स यहां लिखोगे, लास्ट में सिग्नेचर, नाम और किसने ये जो नोटिस है वो जारी किया है। अब भाई सोचो कोई कल्चरल क्लब है आपके स्कूल का, वो ये नोटिस जारी कर रहा है और आप उसके सेक्रेटरी हो, आपको ये नोटिस लिखना है, तो आप अपना कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी के तरीके से आप डेजिग्नेशन वहां लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, अब बारी आती है कि यहां पर
ये बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या लिखा जाता है, नोटिस में यहीं पे 50 शब्द काउंट होते हैं। 50 शब्द का मतलब है कि मुश्किल से 4-5 लाइन, इससे ज्यादा लाइन लिखनी नहीं होती बेटा। तो अब इन 50 शब्दों में, इन 4-5 लाइनों में लिख के क्या हूं मैं, तो देखो सबसे आसान है, इन 4-5 लाइनों में तुम्हें 5 W का आंसर करना है। ये 5 W होते क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हुम, इनका आंसर आपको करना होता है। व्हाट, क्या हो रहा है भाई, आपका गांधी जयंती सेलिब्रेशन है तो आप वो लिखोगे। वेयर, कहां हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, आप वो बताओगे। कब हो रहा है, 2 अक्टूबर को 10 बजे, तो आप वो लिख दोगे। अच्छा, कौन आने वाला है, यहाँ पे सभी बच्चों को व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के आनी है, तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो किसको कांटेक्ट करें, भाई मैं हूं ना चमगादड़ यूनिवर्सिटी या चमगादड़ स्कूल का सेक्रेटरी, मैंने, या फिर मैं प्रिंसिपल हूं जो कि ये नोटिस को जारी कर रहा है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। तो ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। और देखो, जब आप इन 5 W का आंसर करने लग जाओगे ना बेटा, आपके 50 शब्द उसी के अंदर खत्म हो जाने वाले, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे है, उसके ओकेजन पर स्कूल ने डिसाइड किया साइंस फेयर रखेंगे। ठीक है, आप विक्रम हो जो कि सेक्रेटरी हो साइंस सोसाइटी के, और आपको ना एक मीटिंग बुलानी है। आपको जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं साइंस सोसाइटी के, उन सबकी मीटिंग बुलानी है, ताकि आप डिस्कस कर सको कि ये साइंस फेयर कैसे करा जाए। तो आप इसके लिए एक नोटिस डालना चाहते हो। अब नोटिस में सबसे पहले तो बॉक्स में बनेगा, पेंसिल से ऐसे बॉक्स बनाना। अब देखो, हमें स्कूल का नाम नहीं बताया, बस हमें बोला है कि हम स्कूल के सेक्रेटरी, तो हम अपनी मर्जी से कोई स्कूल का नाम डाल देते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख दिया हमने, उसके जस्ट एक नेक्स्ट लाइन में हमने नोटिस लिख दिया कि भैया ये नोटिस है, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हमने डाली डेट। अब डेट फॉर एग्जांपल, अगर आज ये वीडियो है 19 सितंबर में लिख दूंगी, तो सिंपल 19 सितंबर 2025 मैंने लिख दिया। या अब उसके बाद आपके अगर कोई एग्जाम में, आप सोचो आपका एग्जाम है जिस दिन, आप वो डेट डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, भाई पर्पस क्या है नोटिस का, नोटिस क्यों छपवा रहे हैं हम, क्योंकि मीटिंग बुलानी है ना साइंस सोसाइटी की, तो मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी लिखा। और फिर अगली लाइन में अब आप क्या लिखने वाले हो, अब आप वो 5 W का आंसर करने वाले हो। सिंपल सी बात है। क्या चीज होने वाली है, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी डे जो है, उसके वजह से एक हम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं साइंस फेयर। ये होने वाला है, कब होने वाला है, ठीक है। अच्छा, किसके लिए है ये नोटिस, सभी ऑफिस बेयरर्स के लिए है। कब होने वाला है, 16 अप्रैल को 10 बजे होने वाला है। कहाँ होने वाला है, स्कूल लाइब्रेरी में होने वाला है। किसकी तरफ से नोटिस आ रहा है, विक्रम, ठीक है, सेक्रेटरी साइंस सोसाइटी का। सिंपल 50 शब्द में हो गया, यही लिखना है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल। अब ये आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल देखो लिखने के लिए ना आपको सबसे पहले करना क्या होता है, यहां पे मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं, एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर से हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल का सबसे ज्यादा आसान फॉर्मेट होता है भाई, आर्टिकल का बेसिकली कोई फॉर्मेट ही नहीं होता, पता नहीं बच्चे क्यों परेशान हो जाते हैं। तो इज नो फॉर्मेट, आपको ना तो कोई डब्बा बनाना है, पहली बात तो याद रखना। ठीक है, मान लो कि ये आपकी आंसर शीट है, तो इस आंसर शीट में सबसे पहले तो आर्टिकल का ना आपको हेडिंग देनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल की हेडिंग आती है, और यहाँ पे साइड में बाय लाइन आ जाती है कि ये आर्टिकल लिखा किसके द्वारा जा रहा है। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर है, कि आजकल की दुनिया में डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट करना इतना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं। ये आर्टिकल मैं लिख रही हूं, तो यहां पे नेक्स्ट लाइन में बाय निकिता सिंह आ जाएगा, या फिर आपको नाम दिया होगा कि आप भाई फलाना बच्चे हो, आप आदित्य हो, आप विक्रम हो, आपका नाम दिया है क्वेश्चन पेपर में, आप वो नाम लिख दोगे। और उसके बाद कुछ नहीं, तुम्हें सीधा लिखना चालू कर देना है। बस होता क्या है कि आपको पैराग्राफ्स में लिखना होगा आर्टिकल। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, फिर सेकंड पैराग्राफ बॉडी होती है, एंड लास्ट का पैराग्राफ कंक्लूजन होता है। तो बस इतना करना होता है, और कोई इसका फॉर्मेट होता ही नहीं है। सिंपल आंसर शीट पे लिखना चालू करो, हेडिंग दे दो। हेडिंग आपको ना बेसिकली दी नहीं होती है आर्टिकल्स में, आपको बनानी होती है हेडिंग। तो अच्छी सी कोई अट्रैक्टिव सी हेडिंग बनाइए, बाय लाइन दीजिए, और अपना आर्टिकल लिखना चालू कर दीजिए। अपने थॉट्स वहां पे पोर करने चालू कीजिए, बहने चाहिए थॉट्स तुम्हारे आंसर शीट पर। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, भैया इंट्रोडक्शन में क्या लिखे मैम, तो इंट्रोडक्शन में आप ना बेसिकली टॉपिक क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर लिखने के लिए आया है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन को के बारे में इंट्रोड्यूस तो करो, सीधा लिखना थोड़ी चालू कर दोगे। आजकल के जो लोग हैं, बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, क्या कहते हैं कि वजह से लोगों ने आसपास सामने सामने बैठना बंद कर दिया है, हमारा जमाना अलग होता है, ये सब कहानी थोड़ी लिखोगे। एटलीस्ट जो टॉपिक है उसके बारे में इंट्रोड्यूस तो करो। पब्लिक, सोचो ना आर्टिकल आप लिख रहे हो, तो पब्लिक को इंट्रोड्यूस तो करोगे किस चीज के बारे में है। अब आप जो इंट्रोडक्शन है वो किसी कोट से, कोई बढ़िया सी लाइन से, इस तरीके से शुरू कर सकते हो। ठीक है, कि इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन हैज लॉस्ट द चार्म, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करोगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, कि आजकल की दुनिया में लोग जो हैं वो फेसबुक और इन सब के थ्रू कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। नोबडी वांट्स टू सिट फेस टू फेस एंड हैव अ चिट चैट और कॉन्वर्जेशन। ठीक है, मेन बॉडी में अब क्या लिखेंगे, मेन बॉडी के अंदर आप एक्चुअल में कॉज एंड इफेक्ट लिखते हो।
कि अब डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से क्या असर पड़ रहा है, क्या इसका कुछ एडवांटेज हो रहा है, अच्छा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी डाल दो इसके अंदर। रिलेशनशिप ये सब बता सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम अगर कोई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या उठ रही है, इन सब मुद्दों के बारे में बात करो। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे कि टॉपिक किस बारे में है, उसके बारे में डिटेल में बात होती है यहाँ पे बॉडी सेक्शन में, या फिर जिसको हम डिटेल सेक्शन कहते हैं, उस पैराग्राफ में डिटेल में बातें करते हो आप, ठीक है। अपने आइडियाज वगैरह यहाँ पे लिखते हो, और जो कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन के अंदर कोई सुझाव है कि देखो डिजिटल कम्युनिकेशन, हाँ क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है इस जमाने में, तो इट इज इंपॉर्टेंट, बट लोगों को एक पर्सनल कनेक्ट भी बनाना चाहिए। तो कुछ सजेशंस हैं, सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, वो बता दो। कोई एक्शन लेना चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन की इसकी वजह से फ्यूचर और बर्बाद हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, वो सब आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये चीजें आनी चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि रीसेंट फ्लड्स आए हैं बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, ठीक है। कंट्री के बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फ्लड्स आए मॉनसून के टाइम पे, जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं कितने सारे फ्लड्स वगैरह आए थे, ठीक है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि मॉनसून सीजन लेड बेयर द हॉलोनेस ऑफ द क्लेम्स ऑफ द सिविक authorities of their preparedness. The poor had to bear the brunt of the problem while no one was ever held accountable. So यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, on the common man's woes during the monsoon and the need for accountability of the official concern, ठीक है। आप सुमित या सुमिता हो, तो बेसिकली आपको मॉनसून के टाइम पे गरीबों को कितना ज़्यादा झेलना पड़ा, मॉनसून के लिए कुछ सरकार ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था पहले से, कि इतने सारे, अब देखो ना जैसे हम अभी देख रहे हैं तो कितने सारे फ्लड्स आ रहे हैं, है ना, कितनी ज़्यादा अफरा तफरी मच रही है, लोगों की हेल्प होनी चाहिए, पहले से हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था, कहाँ कहाँ पे तो कितने सारे पुल वगैरह ढह गए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, कैसे गरीबों को इसका प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है, कैसे पीड़ित लोगों को प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, इन सब के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे। तो हेडिंग कॉमन मैन्स वॉज ड्यूरिंग मॉनसून, ये हमने हेडिंग डाली, नीचे बाय लाइन। अब आप सुमिता हो तो सुमिता वर्मा, बाय सुमिता वर्मा लिख दिया, सुमित हो तो सुमित वर्मा, बाय सुमित वर्मा। अब लाइन छोड़ो, ठीक है, ये यहाँ पे बीच में लाइन नहीं छोड़ोगे, ये पहले हेडिंग दोगे। हेडिंग आप अपने क्वेश्चन पेपर में से बिठा सकते हो और क्रिएटिव होकर के खुद से भी बना सकते हो। क्रिएटिव होकर के अच्छी हेडिंग बनाना, उसके मार्क्स ना टीचर ज़्यादा इंप्रेस होती है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुरंत बाद आपको बाय लाइन लिखनी है, इसके बीच में कोई लाइन मत छोड़ना, लेकिन जब ये दोनों लिख लो इसके बाद एक लाइन छोड़ना। अब लाइन छोड़ने के बाद आपका स्टार्ट होना चाहिए आर्टिकल। अब पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे। मच अवेटेड मॉनसून ब्रिंग्स रिस्पाइट फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, अब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हाँ भाई मॉनसून जो है वो आया, इतनी कड़ी धूप से हमें बचाने के लिए मॉनसून आया, लेकिन मॉनसून ने क्या करा, मॉनसून ने बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा दी। हर साल ड्यूरिंग द मॉनसून केओस जो है वो बहुत बढ़ जाता है, रोड्स फ्लडेड हो जाती हैं, सीवेज सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, ह्यूज लॉस ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, लाइफ, ये सब होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी डैमेज होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है ना, मॉस्किटोज बढ़ने लग जाते हैं, ये सब होने लग जाता है। तो मॉनसून का देखो इंट्रोडक्शन दे दिया, मॉनसून का सबको इंतजार रहता है, लेकिन मॉनसून आता है तो कितनी प्रॉब्लम्स भी लाता है। फिर आपने यहाँ पे बताया कि भैया इतने साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी ना इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं किया है। रिसेंट फ्लड्स में देखो कितनी प्रॉब्लम आई है, ये सब आपने लिखा। उस प्रॉब्लम के बारे में आपने डिटेल में बात करी, ठीक है। फ्लड्स की वजह से कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हुई, लोगों की जाने गई, ये सब आपने बताया, ठीक है। एंड देन बट देयर इज हार्डली अ साइन ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। आपने बताया कि भाई कोई स्कीम लेकर के आए आप, इतनी सारी स्कीम से कुछ हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं मिला किसी को भी, सबको इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। सारी चीजें जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जो भी आपके पास क्या कहते हैं, कोई अपील वगैरह तो लास्ट में दोगे, आपके पास कोई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, आपके पास जितनी जितनी इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पर लिखने वाले हैं। एंड लास्ट में क्या रहता है बेटा, लास्ट में आप ना यहाँ पर कंक्लूड कर देते हो। देखो इधर कंक्लूड किया गया है, व्हेन द मिनिस्टर्स विल बी अकाउंटेबल दे विल इंश्योर द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट श्योरली क्रिएट फुल प्रूफ सिस्टम, इट इज ओनली थ्रू द स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। तो आपने बेसिकली यहाँ पर एक सजेशन दे दिया कि भैया मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बेटर हो पाएगा, तब जाकर के सिस्टम अच्छा बन पाएगा। तो लास्ट में आपने इस तरीके से इसको कंक्लूड कर देना है। वर्ड लिमिट होती है 120 से 150 वर्ड्स की, उतने के बीच में आपको लिखना है। तो देख रहे हो कुछ फॉर्मेट नहीं है, आंसर शीट में लिखना चालू करना है, बस ऊपर एक हेडिंग देकर बाय लाइन देकर। ये हुआ आर्टिकल। पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको मैं बता चुकी हूं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, मेन बॉडी में क्या आता है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज पे जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग दो तरीके की होती है। रिपोर्ट बेसिकली क्या हो जाता है बेटा, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना 10th एंड 11th में, रिपोर्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन देना, किसी को इंफॉर्मेशन पास करना, रिपोर्ट करना। जैसे न्यूज एंकर्स को आपने सुना होगा ना, संवाददाता,
कि हम ये आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हमले के जगह से, देखिए यहाँ पे 2 चोरों ने यहाँ पे लूटपाट करी है, तो उसको आप रिपोर्ट करना कहोगे। तो बेसिकली यहाँ पे इवेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, एक होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक होती है मैगजीन रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ना बेसिकली आप ऐसे हादसे बता रहे होगे, किसी के घर कुछ हो गया, कहीं बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ चोरी हो गई, ये सब। मैगजीन रिपोर्ट्स में ना आप इवेंट्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि एक स्कूल में कल्चरल इवेंट हुआ था, कल्चरल फेस्ट हुआ था किसी कॉलेज में, उस इवेंट की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसा कैसा गया। तो ये होते हैं दोनों में फर्क। अब बेसिकली हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैगजीन रिपोर्ट से। मैगजीन रिपोर्ट का बेसिक आपका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है बेटा, हेडिंग आती है और तुरंत बाद बायलाइन आ जाती है। ठीक है, अब सोचो किसी के यहाँ पर किसी स्कूल में, जैसे हमने अभी बात करी चमगादड़ यूनिवर्सिटी है हमारी, उन्होंने कल्चरल फेस्ट रखा है, तो हेडिंग में आप कल्चरल फेस्ट ऐसा कुछ लिखोगे, नाम बढ़िया सा नाम होना चाहिए भाई। ठीक है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है नाम बता दिया जाएगा, निकिता सिंह, ठीक है, ये रिपोर्ट लिख रही है तो बाय निकिता सिंह। ओके, अब आपको सीधा पैराग्राफ लिखने चालू करना, जैसे आर्टिकल लिखा था ना वैसा ही बेटा रिपोर्ट है, बट तरीका अलग हो जाएगा। आर्टिकल में आप बेसिकली ना जनरल टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, अब रिपोर्ट लिखने का जो है ना आपका नजरिया बदलना पड़ेगा। ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किधर हुआ। ठीक है ना। अब हमारा क्या है, चमगादड़ यूनिवर्सिटी ने कल्चरल फेस्ट किया था, तो आप ये बताओगे कि चमगादड़ यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली, और देखो ये सब कुछ पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में होगी, थर्ड पर्सन में होगी। ठीक है, अपना पर्सनल आई यू मी मत घुसा देना वहां पर। सो पास्ट टेंस में होने वाली, तो अ कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन चमगादड़ यूनिवर्सिटी वाज अ ब्लास्ट, पीपल एंजॉय, जो भी आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, कि कल्चरल फेस्ट हेल्ड किया गया था, कल्चरल फेस्ट हुआ था चमगादड़ यूनिवर्सिटी के अंदर, इस तारीख को डेट लिखेंगे वहां पर। ठीक है, कौन चीफ गेस्ट आया था वहां पर भाई कल्चरल फेस्ट में, माइकल जैक्सन आए थे वहां पर। ठीक है, उस कल्चरल फेस्ट को में चीफ गेस्ट के तरीके से। एंड फिर आपने स्टार्टिंग में पहले मेन चीजें बता दी कि किस दिन हुआ था ये फेस्ट, इस दिन हुआ था। ठीक है, और वहां पे किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, इस स्कूल के इस यूनिवर्सिटी में हुआ था, ये चीफ गेस्ट आए थे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी ओपनिंग पैराग्राफ में। अब नीचे वाले पैराग्राफ में यहां पे डिटेल में बताओ कि पहले चीफ गेस्ट ने आकर के स्पीच दी, फिर स्पीच देने के बाद उनका क्या कहते हैं वो एक होता है ना ओपनिंग डांस हुआ। ठीक है, ओपनिंग डांस के बाद लोगों ने वहाँ पे कल्चरल फेस्ट में गाने गाए, फिर कल्चरल फेस्ट के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई, लोगों ने अपने टैलेंट दिखाए। ठीक है, वहाँ पे क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के बीच में कंपटीशन हुआ जहाँ पे क्लास 12th के स्टूडेंट्स जीत गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बताने वाले हो। पेरेंट्स का भी एक डांस परफॉर्मेंस रखा गया था और बच्चों को प्राइजेस मिले, ये सारी चीज़ें आप बता दोगे। कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि ये खत्म कैसे हुआ था, कि लास्ट में इस तरीके से खत्म हुआ, सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, सब लोगों ने खाना खाया, सब लोग चले गए घर पे। ठीक है ना, चीफ गेस्ट ने एंडिंग में कोई स्पीच दी, चीफ गेस्ट ने कैसे क्या कहते हैं लास्ट में क्या क्या हुआ, ये सब आप बताने वाले हो और खत्म आपकी मैगजीन रिपोर्ट। गॉट इट। चलो अब एक बार न्यूज़पेपर रिपोर्ट देख लो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या होता है बेटा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर भी सबसे पहले हेडलाइन आएगी, जैसे कहीं पे चोरी हो गई, आग लग गई किसी बिल्डिंग में। ठीक है, तो फायर, कोई बिल्डिंग का नाम है चमगादड़ यूनिवर्सिटी में आग लग गई, तो फायर इन चमगादड़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया 20 किल्ड या ऐसा कुछ भी आपको वो दिया गया होगा। ठीक है, आपको जो जिस भी मुद्दे पे लिखना है न्यूज़पेपर रिपोर्ट वो गिवन होगा क्वेश्चन में, वहां से आपको अपनी हेडिंग उठानी है। अच्छा, बाय लाइन में आप अपना नाम तो लिखेंगे, संवाददाता कौन, मैं बता रही हूँ, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ आपको कि चमगादड़ यूनिवर्सिटी में आग लगी है तो निकिता सिंह, लेकिन आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन भी बतानी है कि मैं कौन हूँ, एडिटर हूँ, ठीक है, एंकर हूँ, कौन हूँ मैं, वो भी लिखना है। अब उसके बाद प्लेस एंड डेट बताओगे सबसे पहले, तो कहाँ पे हुआ ये, किधर, कौन सी तारीख है भैया, 20 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे चमगादड़ यूनिवर्सिटी में है ना आग लग गई। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में आग लग गई। और यहां से अब आप अपनी जो है ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ हो गया, यहां पे आप बताएंगे क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या आग लगी, किस तारीख को लगी। ठीक है, ये सब। अब उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आएगा उसमें आप डिटेल में बताएंगे कि पहले क्या हुआ भैया, वहां पे पहले केमिस्ट्री लैब में बच्चों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ तो मिला दिया और वहां पे ऐसे स्पार्क्स हुए, आग लग गई, वहाँ पे वायरिंग वगैरह में आग पकड़ गई। ठीक है, और बच्चे वहाँ पे भागने लगे, पर स्कूल का बहुत ही अच्छा, यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा ऐसा फायर सिस्टम जो अलार्म्स थे वो वर्क करने लग गए, पानी गिरा तो थोड़ी आग बुझी लेकिन बहुत सारा नुकसान हो गया, ये सब आप लिख सकते हो अपने आप से। ठीक है, कुछ बच्चे जो वहाँ पे विटनेस थे, किसी की जान नहीं गई, सब बच गए। जो बच्चे विटनेस थे उन्होंने बताया कि वो आग कैसे लगी, तो विटनेस के भी अकाउंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि एक बच्चा था, उसने देख लिया दूर से कि आग लगी, उसने सबसे पहले क्या करा, उसने सबको बता दिया कि भागो भागो आग लग गई। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। एंड कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे कि एक्शंस क्या लिए गए, कि चमगादड़ यूनिवर्सिटी ने अब 4-5 दिन के बच्चों को छुट्टी दे दी है, वो उस पूरी केमिस्ट्री लैब को दोबारा से रिबिल्ड कर रहे हैं और उसको फायर प्रूफ करने के लिए दोबारा से अपना सिस्टम चेक किया जा रहा है, बच्चों के लिए ये सेफ्टी मेजर्स उठाए जा रहे हैं कि दोबारा से ये चीज ना हो। तो ये लिखना होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एमएमडी स्कूल है नासिक का, रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया साइमोपिज्म। ठीक है, साइम्पोजियम,
गलत बोल रही हूँ, साइम्पोजियम, ठीक है, ऑन द टॉपिक इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इसके ऊपर उन्होंने साइम्पोजियम जो है, साइंस साइम्पोजियम को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। आप अमित हैं या अमिता हैं और एडिटर हैं स्कूल मैगजीन के। अब आपको इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, ये 2018 में आ चुका है सीबीएसई में। सो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे साइंस साइम्पोजियम हेल्ड एट एमएमडी स्कूल नासिक, और बायलाइन क्या है, बाय अमित, ठीक है, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। अब यहां पे आपने लिखना चालू करना है, साइम्पोजियम वाज ऑर्गेनाइज्ड, किस दिन हुआ था ऑर्गेनाइज, 1 मार्च को, किस टॉपिक पे, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सभी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ, फेलिसिटेशन सेरेमनी से, ठीक है, गेस्ट स्पीकर ने सबसे पहले स्पीच वगैरह दी, उनका स्वागत किया, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स जो हैं, है ना, वो लोग आए, फिर आप बताओगे कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए वर्कशॉप के। द रिसोर्स पर्सन डॉक्टर हरिओम गुप्ता, उन्होंने प्रोफाउंड नॉलेज जो है उसके ऊपर बातचीत करी, पॉल्यूशन के ऊपर बातचीत करी, ये सब आप लिखने लग जाओगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका एक मैगजीन रिपोर्ट जो है वो लिखा जाएगा। अब आते हैं हम फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई पर। बेटा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इनविटेशन यानी कि निमंत्रण पत्र कहते हैं, रिप्लाई यानी कि उसका जवाब देना। तो ये 50 शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। अब एक इनविटेशन और रिप्लाई दोनों आपसे पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये 2 तरीके के होते हैं। इन्विटेशंस जो हैं, एक फॉर्मल होगा, एक इनफॉर्मल होगा। अब सबसे पहले आप समझो, इनफॉर्मल इन्विटेशन हमेशा लेटर में लिखा जाता है, रिप्लाई हमेशा लेटर में आता है, ठीक है। लिखो कमेंट सेक्शन में, अभी के अभी याद कर लो, कोई भी बच्चा बाद में कंफ्यूज मत हो जाना, मैम रिप्लाई कब लिखते हैं कार्ड में, कोई भी रिप्लाई कार्ड में नहीं लिखता, सारे रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ लेटर में लिखे जाते हैं। चाहे अब रिप्लाई में या तो तुम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे, किसी ने तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया, तुम या तो जाओगे या तो नहीं जाओगे, पर तुम्हें बताना है। अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यार आपके पास ना आपकी फ्रेंड का बर्थडे का इन्विटेशन आया था, आप डिक्लाइन करो, तो आप मना करोगे या नहीं जा पाऊंगी, तो भी लेटर में लिखोगे। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार मैं तो जरूर आऊंगी, तो भी लेटर में लिखोगे, चाहे फिर वो फॉर्मल इन्विटेशन हो या इनफॉर्मल इन्विटेशन हो, रिप्लाई हमेशा लेटर में जाएगा। दूसरी चीज, इनफॉर्मल इन्विटेशन हमेशा लेटर में जाता है, ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशन सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, फॉर्मल रिश्ता है, वहां पर एक तो कार्ड भी जा सकता है और एक लेटर भी जा सकता है। कार्ड कब जाएगा, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ इनवाइट करना है, तो जब जनरली आप इनवाइट कर रहे हो, भाई अगर मेरी मतलब आप मान लीजिए कि मैंने एक बुक शॉप खोली है, ठीक है, मैंने एक बुक शॉप खोली है और मैं अपने गली मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाना चाहती हूँ, तो मैं गली मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाना चाहती हूँ, मैं सबको भाई एक एक खत थोड़ी लिखूंगी सबके लिए बैठ करके, इतना टाइम नहीं है ना। एक कार्ड छपवाएंगे, लोगों के नाम लिखेंगे और सबके घर बांट आएंगे। तो यहाँ पे जब आप भारी मात्रा में बहुत सारे लोगों को अगर आप इन्वाइट कर रहे हैं, तो वहां पर आप कार्ड भेजते हैं, ठीक है, इनविटेशन का कार्ड जाएगा। लेकिन मैं उसी जगह पर एक स्पेशल इनवाइट भेजना चाहती हूँ विराट कोहली को, ठीक है, मान लेते हैं हम हमारे सपनों की दुनिया में कि हम विराट कोहली को इनवाइट कर रहे हैं और वो आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी ना कार्ड भेजेंगे, वो स्पेशल इनवाइट है बेटा, खास है, वो है ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने वाले हैं, तो उनके लिए लेटर लिखा जाएगा कि सर मेरे यहाँ पर ऐसे ऐसे एक इनॉग्रेशन सेरेमनी है, हम आपको बुलाना चाहेंगे, आप प्लीज आएंगे, अगर आप आएंगे तो हमें इस तारीख से पहले पहले बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम अरेंजमेंट्स कर सकें, एक्सेप्ट करते हैं या डिक्लाइन करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, कार्ड तब जाता है जब बहुत सारे लोगों को देना होता है इन्विटेशन, ठीक है, और लेटर तब देते हैं जब स्पेशल इन्विटेशन होता है, चीफ गेस्ट को, खास किसी इंसान को, ठीक है। तो इतना समझ लिया है, अब यहां से शुरू करते हैं। कार्ड फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहली बात, कार्ड है तो बॉक्स में बनेगा, तो तुम्हारी क्लास 12th में सिर्फ 2 चीजें बॉक्स में बनेंगी, नोटिस और एक कार्ड इन्विटेशन, बॉक्स में बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है तब यूज होता है जब बहुत सारे लोगों को इन्वाइट भेजना होता है, ये लिखा हुआ है मैंने। सिंगल सेंटेंसेस यूज होते हैं, इसके अंदर ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंस यूज नहीं होते कार्ड के अंदर, ठीक है, कोई पंचुएशन मार्क्स वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। नेम एड्रेस होस्ट का, ऑर्गेनाइजर का, ठीक है, नेम या फिर एड्रेस वगैरह ये सब इनवाइट लिखा जाता है कार्ड में। अब कार्ड बनता कैसे, ये देखो, ये डब्बा बनाना है आपको, है ना, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। नेम ऑफ द होस्ट मैं हूं ना, मैं बुला रही हूं ना आपको, तो निकिता सिंह इनवाइट्स यू, ठीक है, या कोऑर्डिनली इनवाइट्स यू, किस चीज में इनवाइट कर रही हूँ, बुक कैफे की ओपनिंग है, या फिर क्या क्या मैंने बोला था, बुक कैफे ना, बुक स्टोर, सॉरी, बुक स्टोर ओपनिंग में, ठीक है। पर्पस आपने बता दिया, बुक स्टोर ओपन हो रहा है, उसका इनॉग्रेशन है। वेन्यू क्या है भैया, किस जगह पे आना है लोगों को, कितने बजे आना है लोगों को, कब आना है लोगों को, वो सब लिखो। स्पेशल इन्फॉर्मेशन कि भैया विराट कोहली को बुला रहे हैं हम एज अ चीफ गेस्ट, या सॉरी एज अ चीफ गेस्ट आप बोल सकते हो, या फिर स्पेशल जो अपीयरेंस है विराट कोहली की होने वाली उसके अंदर, वो सब आप लिख देंगे यहाँ पर। लास्ट में RSVP और कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि भैया ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, कुछ ये फिक्स्ड लाइंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सबसे पहले नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, मैं हूँ निकिता सिंह, ठीक है, इनवाइट्स यू टू, है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से निकिता सिंह आपने लिख दिया,
टेक या टेक्स ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग। ये जो येलो में लिखा है ये ऐसा कैसा लिख देना, ये जो पिंक में लिखा है ना ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो निकिता सिंह बहुत खुशी खुशी आपको इनवाइट करती है किस चीज में, मेरी तो बुक स्टोर की ओपनिंग है तो बुक स्टोर ओपनिंग में, ठीक है, टू द बुक स्टोर ओपनिंग, है ना। यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग हर फ्रेंड्स, या किसी का नाम है तो आप वो लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या ओकेजन है, ओकेजन है कि मेरा बुक स्टोर ओपनिंग है, बुक स्टोर ओपनिंग लिखा ऑन कौन सी तारीख को, 21 सितंबर को, वो लिख दिया मैंने, टाइम क्या है 11 बजे सुबह, वो लिख दिया मैंने, जगह कहाँ है दिल्ली में, वो लिख दिया मैंने। लास्ट में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो वो लिख दो, और अगर नहीं है तो सिंपल RSVP अपनी होस्ट की, मतलब मेरा नाम लिखूंगी मैं यहाँ पर, और एड्रेस लिखूंगी और नंबर लिखूंगी, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, है ना, जैसे कि MS श्यामलाल एंड सन्स, ये होस्ट है तो होस्ट का नाम लिख दिया, ठीक है। अनाउंस द ओपनिंग ऑफ, ये अनाउंस कर रहे हैं किस चीज की ओपनिंग, गैलेक्सी नोवेल्टीज की ओपनिंग, जो कि एक जनरल स्टोर है। इन गीतांजलि एक्सटेंशन, गीतांजलि एक्सटेंशन जगह लिखा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हो आप, सीधा सीधा लिख रहे हो कौन इन्वाइट कर रहा है, किस चीज में इन्वाइट कर रहा है, जनरल स्टोर है, ठीक है ना। कहां पर है, गीतांजलि एक्सटेंशन में, द्वारका न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेशन लिख दिया आपने कि भैया हाँ हम ना इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कब, संडे को 20 जुलाई को 11 बजे, सबका सादर निमंत्रण, मतलब जो हिंदी में बोलते हैं ना कॉर्डियली इनवाइटेड, ठीक है, RSVP डिटेल, ये है, इस तरीके से लिखते हैं, गॉट इट। अब सोचो, अब मैं तो भाई विराट कोहली को बुलाना चाह रही हूं, तो विराट कोहली को कार्ड थोड़ी भेजेंगे, उनको तो लेटर भेजेंगे, तो लेटर कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं, सेंटर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर डेट आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी होगी भाई, ऐसे नहीं लिख सकते कि आज की डेट अगर 19th ऑफ अगर सितंबर है तो मैं 25 बेटा नंबर कटेंगे, ये नहीं, पूरा 19 सितंबर पूरा लिखो, सितंबर, ठीक है, 2020, पूरा डिटेल में ऐसे खुल के लिखना है आपको, तब जाकर के मार्क्स मिलते हैं। फिर लाइन छोड़ो, फिर रिसीवर का एड्रेस डालो, विराट कोहली का पता तो हमें मालूम नहीं है, बट कुछ कुछ तो तुम्हें जो भी क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ तुम वहां से पता निकाल लेना, रिसीवर का जिसको खत भेज रहे हैं वो लिख देंगे हम। फिर लाइन छोड़ी, फिर सब्जेक्ट क्या है, इन्वाइट कर रहे हो ना, इन्विटेशन, तो इन्वाइटिंग यू टू द बुक ओपनिंग ऑफ अ बुक स्टोर, ये लिख दो, ठीक है। अच्छा, सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैम, ये लिखा, लास्ट में बॉडी आ जाएगी, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू, योर सिंसियरली, ट्रूली, जो भी आप लिखते हैं, और उसके बाद नेम आ जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्मेट है। अब बात आती है बॉडी में क्या लिखा जाए, यही तो मेन है, ये चीजें तो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाती हैं, यही तो मेन है जो बॉडी है। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे भाई, बॉडी के अंदर देखो, नेम ऑफ द होस्ट, सबसे पहली बात निकिता सिंह, ठीक है, निकिता सिंह विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल एंड काइंडली ग्रेस द ओकेजन, ओकेजन क्या है, बुक स्टोर ओपनिंग, ठीक है, या इनॉग्रेशन ऑफ अ बुक स्टोर। तो बेटा ये जो पिंक में लिखा है ना, आपको बस ये जो है क्वेश्चन से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, वो आपको अपने आप से भरनी है, बाकी येलो वाला ऐसा कैसा लिख करके आ जाना, ये फिक्स्ड लाइंस हैं, ठीक है। विद योर प्रेजेंस, डेट, टाइम, वेन्यू बताओ, काइंडली कंफर्म, ये जरूर लिखना कि भाई सर हमारा इनॉग्रेशन है 5 अक्टूबर को, आप हमें ना 25 सितंबर तक बता देना, आ पाओगे, नहीं आ पाए तो किसी और को तो बुलाएंगे, तो इसीलिए, ठीक है, थैंक यू करके खत्म, सिंपल। सो ये होता है। अब इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होगा बेटा, फॉर्मल इनविटेशन लिखना भी सीख लिया, कार्ड और लेटर। इनफॉर्मल इनविटेशन क्या है, ये भी तो लेटर के तरीके से जाता है। तो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी और सैल्यूटेशन। तो सेंटर का एड्रेस मैं हूं ना, मैं भेज रही हूं, तो मैं अपना कोई पता लिख दूंगी। अब यहाँ पर सेंटर के एड्रेस में नाम नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ एड्रेस लिखोगे, ये तुम बचपन से करते आ रहे हो, तुमको पता होगा, राइट, है ना। सेंटर का एड्रेस फॉर एग्जांपल कुछ भी आप बना करके भी लिख सकते हो, 123 गांधीनगर, ठीक है, ऐसे करके न्यू दिल्ली, पिन कोड कुछ बना के लिख दिया। फिर लाइन छोड़ी, डेट डाली, डेट में आपको बता चुकी कैसे लिखना है। फिर लाइन छोड़ी, अब ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, तो यहाँ रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा, इनफॉर्मल लेटर है, लाइन छोड़ी, डियर। अब मैं अपनी फ्रेंड को बुलाना चाहती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैं बुलाना चाहती हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में, तो डियर प्रियंका, ठीक है, या अपनी बहन को बुलाना चाहते हो तो डियर सिस्टर। तो इस तरीके से आप लिखोगे, बॉडी आ जाएगी और लास्ट में योर्स लविंगली ये लिखा और लास्ट में अपना नाम लिख दिया, तुम्हारी प्रिय, जैसे हिंदी में लिखते थे वैसा, गॉट इट। अच्छा, अब नीचे देखिए बॉडी में क्या लिखना है भाई, ये इनविटेशन जो है ये आप इनफॉर्मल है, इसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, प्यार से लिखने वाले हो आप अपने किसी करीबी को, तो यू नो माई बर्थडे इज कमिंग, तो इट गिव्स मी इमेंस जॉय टू इन्वाइट यू टू द बर्थडे, ठीक है, या टू माई 18th बर्थडे एट, अब कौन सी जगह पे, हम ताज होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 18th बर्थडे, ठीक है, तो वो आपने लिख दिया। एक्स्ट्रा पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप वो लिख सकते हो कि तुम्हें तो पता है ना, एज यू नो वी यूज्ड टू प्लान अबाउट आवर 18th बर्थडे सिंस वी वर लाइक 10 years old, अब ये दिस हैज बिकम ट्रू नाउ, जो भी तुम्हें लिखना है, मतलब बचपन की सारी बातें, जो भी अगर कुछ लिखना है पर्सनल तो आप वो सब लिख सकते हो, ठीक है। डू जॉइन अस, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार रहेगा, ये सब आप लिख दोगे यहाँ पर, खत्म। तो यही होता है इनफॉर्मल आपका लेटर। अब देखो बारी आती है रिप्लाई की। अब फॉर एग्जांपल अब आपको क्वेश्चन आ गया कि आप जो हैं, ठीक है, आप है विराट कोहली, निकिता सिंह ने आपको भेजा है, ठीक है, एक इनविटेशन लेटर,
कि मेरे बुक स्टोर में आइएगा, तो अब आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, लिख दीजिए रिप्लाई। तो अब आप कैसे लिखोगे बेटा, ये तो सब लेटर में जाता है, तो सेम फॉर्मेट होगा, सेंडर्स एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के डेट, फिर लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, फिर लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट, फिर लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, वो सब सेम है। बॉडी बदल जाएगी, बॉडी में क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है, सॉरी नेम ऑफ द सेंडर, जिसको इनवाइट मिला है ना। तो अब यहां पर देखो, विराट कोहली हो आप, विराट कोहली की तरीके से रिप्लाई कर रहे हो, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, विराट कोहली हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, थर्ड पर्सन में जा रहा है, विराट कोहली को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने में, ठीक है। किसका, जिसने इनविटेशन भेजा था, निकिता सिंह ने इनविटेशन भेजा था, तो निकिता सिंह ने इनविटेशन एक्सेप्ट करने में विराट कोहली को बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से इवेंट में, टू द इवेंट, इवेंट क्या है, हाँ बुक स्टोर ओपनिंग है, जगह प्लेस जो जो उसने भेजा था वो सब लिख दो उसके अंदर, सिंपल हो गया ना। एक्सेप्ट लिख दिया तुमने यहाँ पे, एक्सेप्टिंग, वो मेरी वीडियो के पीछे थोड़ा सा छुप रहा है, बट ये देखो यहाँ पे है ना, कर दिया ना आपने, एक्सेप्ट लिख दिया, इन एक्सेप्टिंग, ये देखो यहाँ, तो सिंपल। और देखो वहीं पर अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो डिक्लाइन करते वक्त आपको बस ये लिखना है कि विराट कोहली थैंक्स, अब वो बेचारा नहीं आ सकता है, तो वो क्या बोलेगा, विराट कोहली यहाँ पे लिखेंगे कि नेम ऑफ द पर्सन सेंडिंग द रिप्लाई, विराट कोहली की तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं ना हम निकिता को, तो हम बोलेंगे विराट कोहली थैंक्स, किसको थैंक्स बोल रहे हैं, निकिता को, फॉर दिस काइंड इन्विटेशन, कि उन्होंने इतने प्यार से इन्विटेशन भेजा, किस चीज में, टू द बुक स्टोर ओपनिंग, ठीक है, बट रिग्रेट करते हैं कि वो नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, क्योंकि उनको कहीं और जाना है, ऐसा आप करके लिख सकते हो, ठीक है ना। और फिर आप नीचे प्रोनाउन, विराट कोहली लड़के हैं तो ही लिखा जाएगा, ही कन्वेज हिज बेस्ट रिगार्ड्स, सिंपल, गॉट इट, है ना। चलो तो अब आ जाते हैं क्या, और इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल में भी भाई ऐसे ही लिखा जाएगा। इनफॉर्मल आप बहुत इजीली लिख सकते हो, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट में लिख दोगे कि आई वुड बी ग्लैड टू कम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, और कुछ भी आप लिख सकते हो कि हाँ आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द ड्रेस दैट आई एम गोइंग टू वेयर ऑन दैट डे, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं आ पाओगे तो आप उसमें भी लिख सकते हो कि यार यू नो माई एग्जाम्स आर कमिंग बट आई एम रियली वेरी सैड दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, उसके अंदर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको क्या लिखना होगा, इनफॉर्मल है, आप अपने दिल से लिखिए उसको, ठीक है, 2-3 लाइनों में लिखना रहता है। अच्छा अब आते हैं जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे या बायोडेटा पर। तो बेटा जॉब एप्लीकेशन में ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक कवर लेटर होता है और लास्ट में बायोडेटा। तो कवर लेटर कैसे लिखना है, बायोडेटा, वो दोनों मैं जल्दी से समझा देती हूँ। सेंडर का एड्रेस आएगा सबसे पहले, जो कि हमेशा से फॉर्मल लेटर का आपको याद रखना है, बॉडी चेंज हो जाती है बस, बाकी चीजें वही हैं। तो सेंटर का एड्रेस, अब भाई मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, मेरे को किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, ठीक है, चमगादड़ यूनिवर्सिटी में हम इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, वहां पे वैकेंसी आई है, तो हम कवर लेटर कैसे लिखेंगे, तो सेंटर का एड्रेस, मेरा जो एड्रेस है मैं वो लिखूंगी 1234 गांधीनगर न्यू दिल्ली, हमने एड्रेस लिख दिया, लाइन छोड़ी, डेट डाल दी, डेट आप लिख दीजिए, एग्जाम की डेट भी लिख सकते हो पर वो एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएगी, फिर लाइन छोड़ी, अब रिसीवर कौन है, चमगादड़ यूनिवर्सिटी के एचओडी ना, इंग्लिश के एचओडी, ये लिखे मिलेगा तुमको ये, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आप वो लिखोगे चमगादड़ एचओडी, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चमगादड़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ या फॉर द रोल ऑफ एन इंग्लिश एजुकेटर, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तुम्हें शेफ बनना है, तुम मैथ्स के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी होगा वो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से उठाने वाले आप। लास्ट में सैल्यूटेशन आ जाएगा, डियर सर, डियर मैम, जो भी है आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी आती है और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना। बॉडी में ही तो सारा खेल है, बॉडी में लिखना क्या होता है, तो बॉडी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखी, या तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, नहीं होगा तो अपने आप से बना लो, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, लिख दो किसी न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, किस दिन आया था वो एडवर्टाइजमेंट, 25 सितंबर, ठीक है, आपने लिख दिया, डेट लिख दिया, एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट लिखना। अच्छा, फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपने देखी थी वो एडवर्टाइजमेंट, वो आप लिख दो। ये फिक्स्ड लाइंस हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसी कैसी रट के चले जाना इसको, ठीक है। तो वो पोस्ट जो है वो किस पोस्ट के लिए आई थी, इंग्लिश टीचर के लिए लिख दो, शेफ के लिए लिख दो, मैथ्स टीचर के लिए लिख दो, अकाउंटेंट के लिए तो वो लिख दो। इन योर रिनाउंड, इंस्टीट्यूट का नाम भी वहां पे लिखा होगा, चमगादड़ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टीचर चाहिए तो हम लिख देंगे इन योर रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, चमगादड़ यूनिवर्सिटी। I wish to offer my candidature. I am enclosing a copy of my biodata for your perusal, ठीक है, and kind consideration. I am sorry मैं इतना फंबल कर रही हूँ, I am available for the interview on any day of your convenience। देखो यहाँ पे यही लिखना होता है कि आप जब बोलेंगे इंटरव्यू दे देंगे, एक तो नौकरी चाहिए, ऊपर से ऐंठ में आ रहे हैं कि सर कल ले लो, परसों तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ऐसा नहीं, आप जिस भी दिन बोलेंगे हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं बहुत सिंसियरिटी डेडिकेशन के साथ हम काम करने वाले, ये लिखा, लास्ट में थैंक यू, योर्स फेथफुली, नाम वाम लिखा लास्ट में, और फिर एनक्लोजर बायोडेटा, नीचे बायोडेटा बनता है, ठीक है। तो आपका ना लेटर इस तरीके से लिखा जाएगा। बायोडेटा कैसे लिखा जाता है, बायोडेटा ऐसे लिखा जाता है, पहले तो हेडिंग डाल दो, पेपर के बीचों बीच, शीट के बीचों बीच हेडिंग डाल दो बायोडेटा, फिर कोने में खिसक के यहाँ पे लिखो नाम,
निकिता सिंह, फादर्स नेम, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, अगर नहीं दी गई है तो बनावटी लिख सकते हो, ठीक है ना, फादर्स नेम कुछ भी, नरेंद्र मोदी ठीक है, लिख दिया। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखी जानी चाहिए सारी चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ भी, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21, THQ लगा दिया मैंने, 21, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, ओके ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 21 जून, है ना, अभी यहाँ मैं नहीं बता रही तुम्हें, ठीक है। सो जो भी ईयर है वो यहाँ पर आ जाने वाला है। ओके, एड्रेस क्या हो जाएगा, एड्रेस आप लिख देंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, 123 गांधीनगर लिख दिया आपने, न्यू दिल्ली, ओके। एज क्या है, एज आप लिख देंगे वहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे वहाँ पर, ईमेल आईडी आप लिख देंगे वहाँ पर, नेशनैलिटी इंडियन है वो लिख देंगे वहाँ पर। इस तरीके से आप एक लाइन में चलेंगे। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है, सिंगल, जो भी है वो लिख देंगे वहाँ पर। क्वालिफिकेशंस डालो, और क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको ना एक क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। अब वो टेबल कैसा होना चाहिए, टेबल में बेटा पहले तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। अब ये ना आपको थोड़ा सा इस तरीके से इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म में, है ना, इस तरीके से बनाना। ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ना आपको ये टेबल फॉलो मत करना। बेसिकली मैंने इसको इसलिए लगाया ताकि मैं बताऊं कि इस तरीके से नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आपका टेबल जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल लंबा बनना चाहिए। अब आपका ये छुप रहा होगा तो मैं ना थोड़ा सा अपने आप को ना छोटा कर देती हूँ यहाँ पर, ताकि मैं अच्छे से आपको यहाँ पे दिखा सकूँ कि कैसे बनना चाहिए, राइट, गॉट इट। तो देखो बेटा, सबसे पहले ना टेबल में आप नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखोगे, फिर साइड में आप लिखोगे नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे परसेंटेज लिखी जाती है, इस वाले कॉलम में आप परसेंटेज लिखोगे। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, अब सोचो कि आपने सबसे, और यहाँ पे क्या फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, जो एग्जाम सबसे लेटेस्ट दिया है वो पहले, और जो सबसे लास्ट में दिया वो बाद में। यानी कि अभी लेटेस्ट एग्जाम, अगर तुम किसी कॉलेज से पास आउट होकर आए हो और अब तुम्हें नौकरी चाहिए, तो तुम यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम क्या लिखोगे, ठीक है, ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएशन तुम्हारा लेटेस्ट एग्जाम है। और फिर उसके बाद कौन सा एग्जाम दिया था, 12th का दिया था, ठीक है, और फिर लास्ट में कौन सा दिया था, 10th का। तो ये ना लेटेस्ट से पुराने में जाता है, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के, DU लिख दोगे, ठीक है। 10th में मेरा बोर्ड तो ISC था तो ये लिख दिया, और 10th में ICSC था तो मैंने ये लिख दिया। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज है ये लिख दो, जैसे मेरा शहीद भगत सिंह था मैंने वो लिख दिया। ISC में मेरे स्कूल का नाम जो था वो लिख दिया, और यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया। ईयर ऑफ पासिंग, मैंने ग्रेजुएशन कब किया था वो वाला डेट, वो वाला ईयर लिखा, 12th का ईयर लिखा, 10th का लिखा, कितने कितने मार्क्स आए थे ये लिखा। तो इस तरीके से टेबल बन जाता है क्वालिफिकेशन का। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कहीं पे ऑलरेडी, आप कोई फ्रेशर नहीं हो, काम कर चुके हो, तो आप वो लिख दोगे कि मैं काम कर चुका हूँ फलाना इस कंपनी में इतने साल, ठीक है। नहीं किया है तो आप लिख दो फ्रेशर। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो वर्क एक्सपीरियंस भी बेटा ऐसे ही चलना चाहिए कि लेटेस्ट से पुराने में जाना है। पहले मैंने 6 साल पहले एक कंपनी में काम किया उसके बाद ये हुआ, नहीं, अभी यहां पर हूं, इससे पहले वहां था, उससे पहले वहां, उससे पहले वहां, तो ये उल्टा चलता है, ठीक है। लास्ट में आपको अपनी अचीवमेंट्स की, भाई मैं तो मतलब मैं जहां जहां काम करने गया हूं सबने मुझे बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया है। मुझे तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ सब बोलनी आती है। स्किल्स में भाई साहब मैं सब कर लेता हूं, मतलब सारी स्किल्स जो भी आपकी वो लिखनी है। वीकनेस, अपनी कोई वीकनेस ही नहीं है, मतलब वीकनेस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वीकनेस में आप लिख सकते हो, बेस्ट है, वीकनेस में आप लिख सकते हो कि आई थिंक आई एम सुपर हार्ड वर्किंग, ठीक है, इतना हार्ड वर्क करता हूँ कि कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता दिन रात का, ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। अच्छा, हॉबीज में, हाँ भाई मुझे गाना सुनना पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, जो भी आपको पसंद है लिखेंगे। रेफरेंसेज में क्या होता है कि आप ना यहाँ पे अपने कुछ पुराने एक्स एम्प्लॉइज का नाम लिख देते हो। जैसे कि अब आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो, हम चमगादड़ कंपनी में जाना चाहते हैं भाई, तो अभी हम पुराने जिस कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी आउल कंपनी में काम कर रहे थे, तो वो आउल कंपनी का में हमारे कोई 2 ऐसे एम्प्लॉइज थे, हमारे 2 ऐसे कलीग्स थे, ठीक है, उनका यहाँ पे नाम और नंबर हमें मेंशन करना पड़ता है, ताकि जिस कंपनी में भी तुम जा रहे हो वो कंपनी अगर तुम्हारे बारे में पता लगाना चाहे तो वो पुरानी कंपनी के 2-4 एम्प्लॉय को फोन करके पूछे कि हाँ भाई कैसा था ये इंसान, कैसा काम वाम करता था, इसका बिहेवियर कैसा है, वो सब, ठीक है। तो उसे हम रेफरेंस बोलते हैं। डिक्लेरेशन कि हाँ आई हेयर बाय डिक्लेयर की जो भी सारी बातें बोली गई हैं यहाँ पे सब सत्य हैं, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, और लास्ट में डेट, ये सब लिखा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लो, आप ना टेनेंट टेक्नोलॉजीज गुरुग्राम हरियाणा में उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट डाली है, ठीक है, jobs.com पर, फॉर पोजीशन ऑफ वेब कंटेंट मैनेजर के लिए। तो अब आपको ये लिखना है एक, ठीक है, अब आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई, देखो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, हाँ भाई हमने अपना एड्रेस लिख दिया, लाइन छोड़ी, हमने डेट लिख दी 1 मार्च 2025 या XX आपको जो भी लिखना है, फिर लाइन छोड़ी, फिर हमने रिसीवर का एड्रेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टेनेंट टेक्नोलॉजी DLF बिजनेस पार्क सेक्टर 43 गुरुग्राम, ठीक है, हो गया रिसीवर एड्रेस। अब सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ वेब कंटेंट मैनेजर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, वही लिखा है, फिर लाइन छोड़ी सर मैम, फिर लाइन छोड़ी। अब यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू, अब देखो वही सब है जो मैंने लिखा था, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑन jobs.com पे एडवर्टाइजमेंट आई थी, कौन सी तारीख को, इस तारीख को आई थी, है ना,
गड़बड़ी मत करना, 1 मार्च को अगर लिख रहे हो लेटर तो पहले आ चुकी होगी एडवर्टाइजमेंट, बाद में तो नहीं आएगी। फ्यूचर में आने वाली जॉब पोस्टिंग के लिए पहले ही तुम लेटर भेज रहे हो ना, पहले आ चुकी होगी। तो पुरानी डेट डालना कि पहले हमने 27 फरवरी को देखा था, आपने एक जॉब पोस्टिंग डाली थी, उसके लिए आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी पोस्ट के लिए? ये पोस्ट के लिए। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, वही सारी बातें आप लिखने वाले हो। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू इनटू द नोटिस कि मेरे पास सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। मैं अपना बायोडेटा भी साथ में डाल रहा हूँ ताकि आप कंसिडर कर सके। मैं जिस भी दिन आप बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए अवेलेबल भी हूँ, अगर चांस दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से काम करूँगा। जो जो मैंने बोला है वही सब आप यहाँ पर लिखने वाले हो। लास्ट में थैंक यू बोला, योर्स फेथफुली बोला, ऋत्विक अरोड़ा, आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आप उसका आंसर लिखो और लास्ट में ये लिख दो एनक्लोज्ड बायोडेटा। अब बायोडेटा कैसे लिखेंगे? अब बायोडेटा सेंटर में लिखो बायोडेटा, शीट में नाम डालो ऋत्विक अरोड़ा, फादर का नाम रजन अरोड़ा। भैया यहाँ पे ऋत्विक अरोड़ा लिख रहे हो, यहाँ पे राजन सिंह लिख रहे हो, गलत हो जाएगा ना, सरनेम पापा बेटा ही है ना। चलो डेट ऑफ बर्थ ये लिख दिया, एड्रेस ये लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मैरिटल स्टेटस मैरिड है भाई वो, 32 ईयर्स है, नेशनलिटी इंडियन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है उसने बता दिया, मैंने बी ऑनर्स किया था इंग्लिश में, एमए कंटेंट क्रिएशन, हॉबीज बता दिया उसने, ठीक है। ये सब बायोडेटा में देखो, स्ट्रेंथ बता दी अपनी, इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस बता दिया 8 साल का, नेम एंड एड्रेस, रेफरेंस बता दिया विजय माथुर, ठीक है इस कंपनी में, सतीश ओरी इस कंपनी में। तो ये सब आपको लिखना है और इस तरीके से हो जाएगा आपको बायोडेटा। तो ये था आज का वीडियो, जो कि आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर अच्छे से समझ में आई हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे क्लास 12 का बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, प्लस मैं यहाँ पे सीवीटी की तैयारी भी करवाती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर अच्छा लगे, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।